नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से खबर है। निकायों से जुड़ी बड़ी खबर। धामी सरकार का बड़ा फैसला। टेंडर प्रक्रिया से मेयर पालिका अध्यक्ष को बाहर किया गया है। टेंडर कमेटी में अब नगर आयुक्त ईओ होंगे अध्यक्ष। शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। मेयर पालिका अध्यक्षों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मेयर पालिका अध्यक्ष बाहर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धामी सरकार का बड़ा फैसला यहां पर। अब नगर आयुक्त ईओ होंगे अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर आईएसबीटी पुलिस चौकी प्रभारी देवेश खुशगाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। देवेश खुशगाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए बतौर घूस के वो ले रहा था। भूमि विवाद की जांच के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और गैंगस्टर एक्ट में फंसाने की धमकी देकर लगातार घूस को लेकर दबाव बना रहा था। इसके बाद विजिलेंस को शिकायत की गई और विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर घूसखोर पुलिस चौकी प्रभारी देवेश को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल में मोहम्मद उस्मान के नाबालिग से रेप करने के मामले में अब नैनीताल पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला कोर्ट के सचिव अधिवक्ता दीपक रुवाली ने मल्लीताल के कोतवाल पर भी पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। इसका शिकायती पत्र बकायदा दीपक रुवाली ने तमाम उच्च अधिकारियों को दिया है। दीपक रुवाली ने नैनीताल पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि कोतवाल ने अपनी एफआईआर में नाबालिग की पहचान को उजागर किया है, जो कि पॉक्सो एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। लिहाजा तत्काल इस मामले में मल्लीताल कोतवाल पर केस दर्ज किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं मल्लीताल कोतवाल ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। का जो पालन करता है वो कोतवाल, उनके द्वारा एक शिकायत दी जा रही है जिसमें पीड़िता को आप उसको प्रामाणिकता दिखा रहे हैं, उसकी माता का नाम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा गंभीर विषय नहीं हो सकता और असंवेदनशीलता नहीं हो सकती। और उसके खिलाफ मैंने एसएसपी को लेटर दिया है और वहां से नहीं कार्रवाई होगी, मैं न्यायालय जाऊंगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के बठिंडा आर्मी कैंट से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। रकीब नाम का यह शख्स हरिद्वार जिले के लक्सर का रहने वाला है। इसके बाद पंजाब पुलिस की ओर से मिले इनपुट पर हरिद्वार पुलिस भी हरकत में आई है और बुधवार को पुलिस ने लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डॉसनी स्थित रकीब के घर पहुंचकर छानबीन की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने रकीब के परिजनों से पूछताछ की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस के अधिकारी फिलहाल कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। रकीब पिछले लगभग 5 सालों से बठिंडा आर्मी कैंट में टेलर का काम करता था। बठिंडा में हरिद्वार जिले का एक शख्स पाकिस्तान की जासूसी करता हुआ पकड़ा गया तो हरिद्वार की जिला पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। पंजाब पुलिस के संपर्क साधने के बाद हरिद्वार के लक्सर स्थित डोसनी में पहुंचकर पुलिस ने रकीब के घर की तलाशी ली है और छानबीन की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रकीब के परिजनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि हरिद्वार पुलिस मामले में फिलहाल ज़्यादा कुछ भी साफ तौर पर बोलने से बच रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देहरादून में बीजेपी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से सेना की शौर्य गाथा आम लोगों को बताई गई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सेना के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों में खौफ है। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया
उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। यहाँ देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने विवादित संत रामपाल के आश्रम को सील कर दिया है। बुधवार को प्राधिकरण की टीम में डहरिया इलाके में स्थित आश्रम को सील कर दिया। प्राधिकरण के मुताबिक आश्रम आवासीय बिल्डिंग में चलाया जा रहा था जिसकी अनुमति नहीं थी। यही नहीं, आश्रम में कई अवैध गतिविधियां चलने की भी शिकायतें मिली थी। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है, तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर राज्य की 3 महिलाओं को हज समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। शासन द्वारा जारी की गई सूची में कोटद्वार निगम की पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को हज कमेटी का सदस्य बनाया गया है। साथ ही लक्सर से विधायक शहजाद को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। द्वारा नामित हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुझाव पर राज्य की 3 महिलाओं को हज समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हज कमेटी में 3 बहनों को रिप्रेजेंटेशन देकर धामी सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब मोदी धामी सरकार बेटियों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। बेटियों का बराबर का हिस्सा है और उन बेटियों को बराबर के हिस्से में हिस्सेदारी दी जा रही है। इसलिए जो हज कमेटी की टीम बनी है उसमें 3 बेटियों को जगह दी गई है और मुझे लगता है कि अब तो यूसीसी आ गया, यूसीसी में भी बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। हज कमेटी में अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज और कोटद्वार की रिजवाना परवीन को भी जगह मिली है। वहीं शाहिदा सिराज और रिजवाना परवीन ने सीएम धामी का धन्यवाद दिया है और जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात कही है। धामी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग महिलाओं को पहली बार इस तरह का मौका दिया है हज कमेटी में, और पूरी सरकार को, पूरे अपने सब जिनका मुझे सपोर्ट मिला उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। को नमस्कार। धामी सरकार में पहली बार मुस्लिम महिलाओं का सम्मान करते हुए मुझे हज कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं और धामी सरकार के उद्देश्य और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में जो संभव हो पाएगा मैं उसके लिए सदैव प्रयास कर रहूँगी। अल्मोड़ा जिले के सभी गांव को अब सड़क से जोड़ा जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत जिले में 1385 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। बीते काफी समय से इन गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग हो रही थी। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर, दौराहाट, रानीखेत, सर्ट, जागेश्वर के इन गांव में रोड का निर्माण होना है, जिसके लिए कार्य योजना को भी तैयार कर लिया गया है। बड़ा सौभाग्य है कि पीएमजीएसवाई के 4th चरण के प्रत्येक गाँव तक मोटर मार्ग हो और इसमें लगभग 1385 किलोमीटर मोटर मार्ग बनेंगे, जिसमें 1400 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। जागेश्वर में 370 किलोमीटर है, अल्मोड़ा में 105 किलोमीटर है, दौराहाट में 213 किलोमीटर है, रानीखेत में 227 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई महिला अफसर सूफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस ने देश भर में पुतले फूंके। देहरादून में भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कार्यकर्ताओं के साथ पुतला फूंका। ज्योति रौतेला ने कहा कि सूफिया कुरैशी को पाकिस्तान और आतंकियों की बहन कहना अपमान है। इसके लिए बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दशमाना ने कहा कि विजय शाह को मंत्रिमंडल और बीजेपी से बाहर करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रामनगर के कांग्रेस ऑफिस को पुलिस ने मकान मालिक को सौंप दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने कहा कि जगह को उनके मालिक को सौंपने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अगर मकान मालिक को मुझसे जगह खाली करानी थी तो उन्हें मुझे नोटिस देना चाहिए था, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया। रंजीत रावत ने आरोप लगाया कि दफ्तर को खाली कराने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए गए और पुलिस ने ऐसे लोगों का साथ दिया। कार्यालय का प्रकरण है, वो जो उसके मालिक उनकी सहमति से हमें दिया गया था। हम एज ए किराएदार वहां रह रहे थे। कानून में प्राविधान है, यदि उनको खाली कराना था तो या आपसी सहमति से हो सकता था या फिर उनको नोटिस करने थे, जिसमें से दोनों में से एक भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी बीते वक्त की बात हो चुकी है। बीजेपी भी पूर्व सीएम हरीश रावत को इसे भूलने की सलाह दे रही है, पर भगवत गीता के ज्ञान को मानने वाले हरीश रावत को लगता है कि इसकी बात करना ही 2027 में कांग्रेस का कल्याण कर सकता है, क्योंकि बीजेपी फिर चुनाव धर्म के नाम पर ही लड़ेगी। हाथ में भगवत गीता लिए भगवान कृष्ण की तरफ से अर्जुन को दिया धर्म का ज्ञान अब कांग्रेस नेता हरीश रावत अपने नेताओं को दे रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक 2027 में बीजेपी फिर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए गांव-गांव तक कांग्रेस को ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि 2017 और 2022 में कही गई दोनों बातें झूठ है, ताकि बीजेपी 2027 के चुनाव में धर्म के नाम पर कांग्रेस को ना घेर पाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अब हरीश रावत को मौन होना चाहिए और किसी मंदिर में जाकर तपस्या और ध्यान करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नमाज वाले विषय पर जितना प्रचार हरीश रावत जी ने कर दिया है, अब तो लोगों को ये लग गया है कि वो सफाई इतनी बार दे रहे हैं, इसका मतलब सत्यता है। इसलिए हरीश रावत जी को इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनको मंदिरों में जाना चाहिए, बड़े बड़े मंदिरों में तपस्या करें इस उम्र में, और उत्तराखंड की देवभूमि के हर मंदिर से आशीर्वाद लें। राज्य के विकास के लिए उनको भी सहयोगी रूप में काम करना चाहिए। बीजेपी नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मौन है और कांग्रेस नेता हरीश रावत को मौन रहने और मंदिर जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हरीश रावत चुप नहीं होना चाहते। इसलिए हरीश रावत अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को केदारनाथ और बद्रीनाथ में बहस की चुनौती दे रहे हैं। बात यदि हमने इसको ठीक तरीके से जनता तक पहुंचा दिया मामले को, तो इससे भाजपा की साख खत्म हो जाएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उसकी साख खत्म हो जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा, यदि महेंद्र भट्ट जी को इससे मिर्ची लगी है तो अच्छी बात है। भाजपा के लोगों, आओ मुकाबला करो ना मेरा, कहो, हमने कसम खा करके कहो। मैं तो भाजपा के लोगों से कह रहा हूँ, बद्रीनाथ के मंदिर में केदार। कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान में मानते हैं कि नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो पूर्व सीएम हरीश रावत मानते हैं कि इस बात का फायदा ये होगा कि 2027 में बीजेपी फिर ऐसा झूठ नहीं बोल पाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को जगाने के लिए हरीश रावत ने अब भगवत गीता ज्ञान का सहारा लिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 2,70,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार का दर्शन किया और हर दिन 20,000 से 25,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। हालांकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की कमी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोज 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं चमोली में दोपहर बाद मौसम बदल रहा है और तेज बारिश हो रही है। बारिश होने से 4 धामों में ठंड बढ़ गई है। वहीं डॉक्टर तीर्थयात्रियों से गर्म कपड़े साथ लेकर आने की अपील कर रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो।
चारधाम यात्रा मार्ग पे अभी जो मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, बारिश हो रहे हैं, इसमें जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो अपने गर्म कपड़े, टोपी, मोजे ये सब का साथ लेकर के आए। रास्ते में रुक रुक के आए, लगातार जर्नी ना करें, थोड़े थोड़े टाइम पे इंतजार करें, शरीर को आराम दें। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 2,50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,33,000 रिकॉर्ड यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 1,17,000 से ज्यादा तीर्थयात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में बिल्कुल गेट पर हमारा टोकन व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आता है उनको टोकन इश्यू किया जाता है, पहले आओ पहले पाओ टाइप का जो व्यवस्था है, उसके तहत हमारा एक जो दर्शन करने का जो एक व्यवस्था है बहुत अच्छी बन जाती है। और इस बार हमने यमुनोत्री धाम में भी बिल्कुल ठीक मंदिर से करीब 100 मीटर पहले टोकन व्यवस्था के लिए वहाँ भी एक पूरा सिस्टम लगा रखा है। चार धाम यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट है। उत्तरकाशी में यात्रा रूट पर मोबाइल टेस्टिंग लैब से सैंपल की जांच की जा रही है। दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट से सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। चिन्याली, सोन, डुंडा में 90 सैंपल खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए गए, जिसमें करीब 25% सैंपल फेल हुए। सबसे ज्यादा मिठाई, दूध के पदार्थ में मिलावट मिली है। जनपद में चार धाम यात्रा मार्ग पे जो भी जितने भी बाजार हैं, वहाँ पे खाद्य प्रतिष्ठानों में विक्रय किए जा रहे जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तेल हुए, मसाले हुए, दूध एवं दूध पदार्थों हुए, कि मौके पे तत्काल जांच करने के लिए लैब में भेजा गया है। यह पूर्णतः एक जागरूकता कार्यक्रम है। हमारे द्वारा करीब 90 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उसमें करीब 25 सैंपल्स में जो है आधो मानक पाए गए हैं, उसमें मिलावट पाई गई है। ये कह सकते हैं करीब 20 से 25% जो खाद्य पदार्थ हैं वो मिलावटी पाए गए हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। बुधवार को केएमवीएन ने 20 यात्रियों का पहला दल हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से कराई जा रही इस यात्रा का पहला स्वागत हल्द्वानी और भीमताल में किया गया। श्रद्धालु इस मुश्किल यात्रा के लिए बेहद उत्सुक दिखे। पहले दल में दक्षिण भारत के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के यात्री भी शामिल हैं। श्रद्धालु आदि कैलाश यात्रा के दौरान हल्द्वानी से भीमताल, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी, नाबीडांग होते हुए 5वें दिन जोलीकांग पहुंचेंगे। यहीं से इन्हें आदि कैलाश के दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालु यहां आदि कैलाश दर्शन के साथ ही पार्वती सरोवर, गौरीकुंड, पार्वती मुकुट और पांडव पर्वत के दर्शन करेंगे। यात्रा के पड़ाव में श्रद्धालुओं को जागेश्वर, चितई, ग्योल देवता, पाताल, भुवनेश्वर और कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के भी दर्शन होंगे। साथ ही कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के भी दीदार करेंगे। कुल मिलाकर एक दल 8 दिनों में अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौटेगा। सभी लोगों को आज इस बार काठगोदाम से इकट्ठा करके गैदर करके पहला पड़ाव हमारा भीमताल है, जहां पे हमारे एमडी केएमवीएन उनका ऑफिशियली स्वागत करेंगे। यात्रा यहां से भी हल्द्वानी काठगोदाम से रवाना हो चुकी है। ठीक है सर, कितने यात्री रहेंगे सर? कितने इस प्रथम दल में हमारे यहाँ 20 यात्री हैं। और टोटल कितने बच्चे जाएंगे सर? अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन है जो अभी, और हमारी संभावना है क्योंकि पिछली बार 624 थे, हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार उससे ज़्यादा ही रहेंगे। और एक्चुअली मैंने इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं की, छोटा छोटा मैंने बहुत किया है ट्रिप, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बोला तो इसकी वजह से मेरा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। देखते आगे, बहुत है पहाड़ों की यात्रा की है क्या? नहीं ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम है मेरा। किया है मैंने छोटा छोटा यात्रा बहुत किए, महाबड़ेश्वर, माथेरान। मेरा नाम स्वराज यादव है और मैं देहरादून से आई हूँ। अभी हम लोग पहुँचे ही हैं ट्रेन से। ये मेरी आदि कैलाश की चौथी यात्रा है केएमवीएन के थ्रू, और इसमें नो डाउट उत्साह है, तभी चौथी बार कर रही हूँ। कुमाऊं में जमीनों के खेल जमकर खेले जा रहे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों का ऐसा मकड़जाल फैला हुआ है, इसकी चपेट में जमीन खरीदने वालों से लेकर बेचने वाले तक आ रहे हैं। आखिर कैसे चल रहा है ये खेल, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में पहाड़ से लेकर मैदान तक इस तरह की कॉलोनियां कट रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बहुत सारी कॉलोनियां सरकारी जमीनों पर काटी जा चुकी हैं या काटी जा रही हैं।
यही नहीं, कई सारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं। इसके आधार पर जमीन बिक्री और खरीद का सिलसिला जारी है और इसमें प्रॉपर्टी डीलर से लेकर ग्राम प्रधानों और तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों तक की भूमिका संदिग्ध है। ये राजस्व भूमि, वन भूमि, रेलवे भूमि, इसमें प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 10, 20, 50, 100 रुपए के स्टाम्पों में उसमें कब्जा माल मलबा दिखाकर उन्हें बेच दिया जा रहा है, जिससे उनका कोई डाटा नहीं है। किस प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं, कहाँ के हैं, देश के हैं, बाहर के हैं, किसका प्रवासी हैं, कोई उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। धड़ल्ले से इसमें काम चल रहा है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है कल के दिन के लिए। हाल में हुई लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक में कुमाऊं में हुए 80 से ज्यादा लैंड फ्रॉड सामने आए। नैनीताल जिले के बसगांव का मामला देख तो अधिकारी भी हैरान रह गए। यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों ने जालसाजी का ऐसा मकड़जाल रचा, जिसे देख अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। दरअसल यहाँ कुछ जालसाजों ने सालों पहले मर चुके लोगों को जिंदा कर डाला। यही नहीं, उनका नकली आधार कार्ड भी बना दिया। मामला देख कमेटी के अध्यक्ष और कुमाऊं के कमिश्नर भी हैरान हैं। पहले से एक जमीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए, जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया। ये महज एक नमूना है। लैंड फ्रॉड कमेटी ने 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 29 मामलों को गंभीर से बेहद गंभीर माना, जिस पर FIR की जरूरत महसूस की गई। साथ ही जालसाजों की जड़ें बेहद गहरी हैं, उन्हें उखाड़ना शासन और प्रशासन के लिए भी आसान नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। आर्मी का ऑफिसर बताकर कोटद्वार निवासी से 2 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पौड़ी पुलिस ने मध्य प्रदेश से धर दबोचा है। नैनीताल में नाबालिग से रेप के आरोपी मोहम्मद उस्मान ने जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है। 17 मई को मामले की सुनवाई हो सकती है। चंपावत पुलिस ने पूर्णागिरी मेले में भगदड़ की फर्जी वीडियो वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला है। जौनसार बावर के राधेदेव महासू महाराज मंदिर में संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही, जिसके बाद भागवत कथा का भी शुभारंभ हुआ। केदारनाथ से गौरीकुंड के रास्ते में तमिलनाडु का 11 साल का मंजूनाथ अपने परिजनों से बिछड़ गया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिजनों से मिलाया। उधम सिंह नगर के किच्चा से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से आधा किलो अफीम और 19 किलो डोडा बरामद किया गया। बागेश्वर में एक शख्स का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि शव से 4 से 5 दिन पुराना है। मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट फिरोज पालकीवाला इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। वो साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले। रामनगर में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने विशेषज्ञों की एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें विभिन्न विषयों के क्वेश्चन बैंक बनाने की कार्रवाई शुरू की गई। चंपावत में डीएम ने गेहूं की क्रॉप कटिंग की गई। राखड़ी फुलारा गांव में करीब 30 वर्ग मीटर खेत में क्रॉप कटिंग की गई। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बीते 1.5 साल में 1400 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया है, लेकिन अब भी विभाग की 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लोगों का कब्जा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त रुख दिखाया है और अब न सिर्फ अतिक्रमण पर एक्शन होगा, बल्कि अफसरों को नापने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा सरकारी जमीन पर कहीं अतिक्रमण है तो वो है फॉरेस्ट की जमीन। रिकॉर्ड के मुताबिक 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड पर लोगों का कब्जा है। कई इलाकों में तो वन गुर्जर खेती कर रहे हैं। 11,000 हेक्टेयर में से वन विभाग अभी तक सिर्फ 1400 हेक्टेयर जमीन को ही अतिक्रमण मुक्त करा पाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 3,500 फुटबॉल मैदान जितनी जमीन वन विभाग ने कब्जा मुक्त करा दी है, लेकिन अभी भी कई जगह अतिक्रमण बना हुआ है। तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 6,000 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है।
तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 2000 हेक्टेयर पर कब्जा है। बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन में 690 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन में 146 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है। तो निश्चित रूप से ये एक लगातार निरंतर चलने वाला अभियान है। अभी तक जैसा 1400-1500 हेक्टेयर हम लोगों ने उसको जो अतिक्रमित थी उसको हटाया भी है और इसके आगे भी हम लगातार हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने उन अधिकारियों को चिन्हित करने को कहा है जो अतिक्रमण हटाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वहीं विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में कानूनी अड़चनें भी बड़ी चुनौती बन रही हैं। और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। कोई केसेस जितने को थे वो अलग अलग कोर्ट में लंबी चल रहे हैं, तो उस कारण एक कोर्ट की अपनी व्यवस्था है, अपनी प्रक्रिया है। तो जहां जहां कोर्ट के आदेश आते हैं वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अतिक्रमण विगत 1.5 साल से, जब से ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, यहाँ पे लगभग 550 बीघे की क्षेत्रफल में हम लोगों ने खाली किया है। यहाँ पे प्रदेश के लगभग हर फॉरेस्ट डिवीजन में अतिक्रमण है। सिर्फ कालागढ़ टाइगर रिजर्व, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क इसके अपवाद हैं। साफ है कि अब सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं देने जा रही। आने वाले वक्त में अतिक्रमणकारियों के साथ साथ लापरवाह अफसरों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।